Rimjim Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. सर, आप लोगों का स्वागत है आज हमारे एकल भारत मंच 2.0 के फर्स्ट पैनल में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इतना डेकोरेशन, इतना बड़ा इवेंट, तो हम कुछ बड़ी बात करने वाले होंगे, लेकिन आज हम उस समाज के बारे में बात करेंगे जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पे सुविधा नहीं है। हम बात करेंगे भारत के ऐसे पिछड़े गाँव के बारे में जहाँ पे अभी तक ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आ पाया है। तो अब हम बात करें ऐसे डेवलपमेंट के बारे में, तो अभी आज SC/ST कम्युनिटी जो है, उन्होंने वहाँ आज भारत बंद का ऐलान किया है। तो उसके पीछे का मेन कारण क्या है? जो वनवासी और आदिवासी जो हमारे समाज है, जिन्होंने भारत बंद का आज यहाँ पे ऐलान किया, उसके पीछे का कारण क्या है? धन्यवाद। जो आज का आंदोलन कुछ संस्थाओं ने प्रस्तावित किया है, इसका जो परिदृश्य बैकग्राउंड है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी हाल में आया, जिसमें प्रमुख रूप से दो बातें उस कोर्ट ऑर्डर में आई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण प्रदेश सरकारें चाहें तो कर सकती हैं। उसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, क्या ये सिद्धांता सही भी है कि नहीं, और अगर सिद्धांता सही मान भी लें तो इसको क्रियान्वित करने में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरा, अनुसूचित जाति और जाति में क्रीमी लेयर हो या ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें क्रीमी लेयर भी लगाई जा सकती है, अनिवार्यता नहीं कहा, उनको लगाई जा सकती है अगर सरकारें चाहें तो, जिसपे कि केंद्र सरकार में कैबिनेट में चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को स्पष्ट रूप से रखा भी गया कि क्रीमी लेयर को योजित करने का, लागू करने का केंद्र सरकार का कोई विचार नहीं है। उपवर्गीकरण के बारे में अभी मंथन चल रहा है, उसके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। मुझे लगता है कि कोई ये आंदोलन की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सरकार इस बारे में स्वयं संवेदनशील है। ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब कुछ गलत होगा या सब कुछ सही होगा, उसके ऊपर भी गहनता से विचार विमर्श होता है। और पुनः याद दिलाऊंगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग कुछ भी नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनेबलिंग एक ऑर्डर किया है, जिसके आधार पर सरकारें चाहे तो कर सकती हैं, चाहे तो ना भी करें। हाँ, यहाँ पे हम लोग लखनऊ में बैठ करके अपने उत्तर प्रदेश के हिसाब से बात सोच सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों की स्थिति कुछ अलग है। उनके चश्मे से अगर देखें तो हमको शायद ये कोर्ट ऑर्डर अलग दिखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अनुसूचित जाति और जनजाति समूह उसका स्वागत भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आंदोलन का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है, और एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि सामाजिक न्याय की यात्रा और तेज हो। आज 76-77 साल हमारी आज़ादी को हो गए। इस 3 पीढ़ियों के निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन बहुत सारा काम अभी बचा भी है। तो हम लोग को इसके विषय में भी सोचना है कि कितना हम ग्लास भर चुके और कितना ग्लास अभी खाली है। दोनों ही बातें सकारात्मक होती हैं, उस पर हम लोग को चलना है। लेकिन सर, ये बात भी है कि जो हमारे वनवासी समाज के जो लोग हैं, उनको अभी तक समाज में मुख्य धारा मतलब रूप नहीं मिला है। तो इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? उनको कैसे समाज में मुख्य रूप में ऐसे लेके आ सकते हैं? पहली बात, मुख्य धारा है क्या, ये भी एक सवाल। क्या जो हमारी धारा है वो मुख्य धारा है और किसी और को हमको लेके आना उसको मुख्य धारा माने, या हमारे वनवासी बहनों भाइयों की वो मुख्य धारा है? और शायद हमको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें, हमारे पास ही सिखाने को कुछ है, उनके पास भी सिखाने को बहुत कुछ है, शायद हमसे ज़्यादा सिखाने के लिए है। जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आज चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहा है, तो हमारे जो वनवासी समूह हैं उनके द्वारा जो सस्टेनेबिलिटी पे काम किया गया है, सस्टेनेबल लिविंग के मानक स्थापित किए गए हैं, वो अपने आप में इतने बड़े हैं, सदियों से उसका परीक्षण हुआ है, प्रमाणित हैं। तो हम लोग को पहली बात सीखना चाहिए और फिर सिखाने की कोशिश भी करना चाहिए, अगर हमें ऐसा कुछ लगता है। और मैं बार बार ये भी याद दिलाता हूँ कि अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो पहले हमको विश्व शिष्य बनना पड़ेगा, एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा। जब हम अन्य देशों से, सभी समाज से, सभी धर्म से सीखेंगे तो हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, और शायद
फिर विश्व गुरु के दायरे में हम लोग आए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि एकल भारत एक ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि शिक्षा पे हमारा जोर है। हम शिक्षक भी रखते हैं और छात्रों को जाहिर बात है बड़ी संख्या में रखते हैं, लेकिन लगातार जैसा मैं पढ़ रहा था एक अपने आप को सीखने वाले मोड में, लर्निंग मोड में रखते हैं, और तभी हमारी संस्था दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रही है। बहुत छोटे छोटे बजट का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करके एक अच्छे परिणाम हम लोग दे पा रहे हैं, जिसके लिए मैं सभी को एकल भारत से जुड़े हुए मित्रों को, एकल विद्यालय से जुड़े हुए मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने अभी बताया कैसे एकल अभियान गांव में एजुकेशन प्रोवाइड करा है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करा, और हमारे साथ संजय सर है जो कि एकल अभियान से शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। तो संजय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे एकल अभियान के माध्यम से गांव में उत्थान हो रहा है, कैसे वहाँ पे एजुकेशन पहुँच रहा है, कैसे वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी पहुँच रहा है, पहले का क्या सिनारियो था और अभी क्या सिनारियो है? धन्यवाद सौम्या। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, असीम जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने जैसे कहा कि हमें उनसे सीखना है, मुख्य धारा क्या है। वास्तविकता ये है कि हम ये देखते हैं कि एक समय जब राम जी वनवास गए तो निषाद राज ने जैसा स्वागत किया, जैसा केवट ने स्वागत किया, क्या आज हम शहरी समाज इस प्रकार का स्वागत करते हैं? शायद करते ही होंगे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, पर निश्चित रूप से उनसे बेहतर हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो भाव उनके अंदर होता है वह भाव लाना वो हमें सीखना है, उनसे सीखना है। तो ये तो भाई साहब की बात की है, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, दूसरा बात आपने बताई कि हमें गांव के अंदर कैसे हम इस प्रकार की शिक्षा से और क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो मैं खुद भी जब वन्य क्षेत्रों में जब जाता हूँ तो वो जैसे रहते हैं वनवासी क्षेत्र में, हमारे जो बंधु जिस प्रकार से रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और किस प्रकार के पर्यावरण के साथ में मतलब सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाल कर वो कार्य करते हैं, वो मैंने अपने आँखों से देखा हूँ। कि हम आज कहते हैं ना कि कैसे सोएंगे, जब गांव के अंदर जाएंगे तो कैसे उठेंगे, क्या भोजन होगा, कैसे पानी देंगे। ऐसा अच्छा मिनरल वाटर उससे अच्छा कोई मिल नहीं सकता। जब गांव के अंदर झरने का पानी, कुएं का पानी मिल जाता है हमें, या उनके जो भाव हमें मिल जाते हैं, तो पंचायत शिक्षाओं के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि उन्हें हमें सेटअप में लाना है कि किन किन चीज़ों का कैसे कैसे प्रयोग करना है, कुछ वैज्ञानिक तरीकों से। जैसे मान लो आरोग्य के विषय में हम बात करें कि आरोग्य के अंतर्गत जैसे मान लो गांव के अंदर गुड़ है, चना है, फलीदाने हैं, किंतु हम ये महिलाओं से कह सकते हैं कि आप इनका प्रयोग कीजिए तो आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके अंदर शरीर में बढ़ेगी। शायद जानकारी नहीं होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ही बताना, सभ्यता संस्कार वो जानते हैं, हमसे अच्छा जानते हैं। और भी हम अब पंचायत शिक्षाओं के संबंध में बात करते हैं, तो पंचायत शिक्षाओं के माध्यम से भी हम आरोग्य है, ग्राम विकास है, जैविक खेती की बात करते हैं। और अभी एक बहुत अच्छा एक हमारा कॉन्सेप्ट चला खेलकूद प्रतियोगिताओं का। तो खेलकूद प्रतियोगिताओं में वहाँ के बच्चों में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी शायद हमें शहरों में देखने ना मिले। इतनी एनर्जेटिक होते हैं वो लोग, बस उन्हें हमें थोड़ी सी सुविधाएं देना है, थोड़ा सा उन्हें आगे बढ़ाना है, सरकार भी इस संबंध में मदद करें, सहयोग करें, तो हम कहते हैं हम बहुत अच्छा ग्रास रूट लेवल से अच्छे खिलाड़ी आगे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी शिक्षा है। धन्यवाद। असीम जी, जैसे हम सब ने बहुत बार सुना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पाती वहाँ पे एकल अभियान पहुँच पाता है। और जो आपकी मिनिस्ट्री है सोशल वेलफेयर एंड SC/ST वेलफेयर और एकल अभियान, मतलब बहुत सिमिलर काम कर रहा है। वो हम लोग समाज कल्याण के लिए गांव, जो भारत के पिछड़े शहर गांव है उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में बताइए जो कि वेलफेयर ऑफ ट्राइबल इंडिया के लिए ही स्पेशली बना है, लेकिन वो अभी तक इतना यूज़ नहीं हो पा रहा है। ज़रूर, आपने सही कहा कि जो एकल भारत, एकल विद्यालय हमारे काम करते हैं वो हमारा जनजाति कल्याण विद्यालय विभाग भी करता है। मैं हमेशा महसूस करता हूं कि समाज कल्याण विभाग का काम केवल सरकार के बजट को खर्च करना नहीं होना चाहिए। समाज कल्याण का काम समाज स्वयं विभाग से 100 गुना ज़्यादा कर रहा होगा, या शायद 1000 ज़्यादा गुना समाज स्वयं कर रहा है। तो उसका समन्वय करना भी मेरे विभाग का काम है। उदाहरण के तौर पे
अपना एक बहुत अच्छी संस्था है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, एनएमओ, हम सब परिचित हैं। और एनएमओ प्रतिवर्ष एक अभियान चलाता है और अपने केजीएमयू के और अन्य मेडिकल कॉलेजेस के 3rd ईयर 4th ईयर के छात्रों को पूरे 1 महीने के लिए लेकर के जाते हैं, जो हमारा नेपाल तराई का जनजाति क्षेत्र है वहां पे। वहाँ मेरे विभाग का, जनजाति कल्याण विभाग का रोल ये होता है कि कब कहाँ पे कैंप लगना है, टेंट लगना, आना जाना, लॉजिस्टिक्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स वहाँ पे और युवा डॉक्टर्स पहुँचते हैं और एक एक दिन कैंप लगाते हैं। एक दिन में 3-4 गांव कवर करते हैं, फिर आगे जाते हैं। वो भी हमारे छात्र बहुत कुछ सीख के आते हैं और बहुत बड़ा योगदान करके आते हैं। विशिष्ट रूप से सरकारी योजनाओं की बात करूं तो 2 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संभवतः पता ही होगा सबको, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के नाम से केंद्र सरकार एक योजना संचालित करती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 विद्यालय थे, तीसरा विद्यालय भी खुल गया है, चौथा निर्माणाधीन है। जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, हम लोग की जनजाति जनसंख्या बहुत कम है, 13.5 लाख अनुमान है, तो उसके हिसाब से हमारा 2 ही का अनुपात बनता था। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा जोर लगा करके उसको 4 पे करा लिया, क्योंकि हमारा भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है। तो बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं अपने एकलव्य विद्यालय में जाता हूँ, बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ते हैं। और पहली बार जब मैं मंत्री बना तो लखीमपुर खीरी में जो हमारा विद्यालय है वहाँ पे गया मैं, तो जो बच्चे प्रथम रो में बैठे थे उनकी किताबें, कॉपी खुली हुई थी, तो बड़ा मोती की तरह हस्तलेख बच्चों का था लिखा हुआ। तो मैंने ऐसी मजाक में कहा भी, मन में सोचा भी कि शायद आपने अच्छे अच्छे बच्चों को आगे बैठा के इनकी कॉपी खुलवा दी है। तो जो प्रधानाध्यापक थे बोले, नहीं नहीं सर, आप पीछे चलिए, आप हर बच्चे की कॉपी देखिए। और मुझे इतनी खुशी हुई, जो चीज़ आज किसी महंगे विद्यालय में भी छूट गई है कि प्रश्न काले रंग से लिखो, उत्तर नीले रंग से लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ो, फिर और हस्तलेख ऐसा जैसे कलम दवात सरकंडे वाले हमारे पिताजी की पीढ़ी में होता था, वैसा हस्तलेख कुछ बच्चों का नहीं, हर बच्चे का, हर बच्ची का वहां पे मुझे मिला। तो मुझे खुशी हुई, मुझे कोई शर्म भी आई कि मैं इनकी बहुत शंका कर रहा था। इतना अच्छा काम एकलव्य विद्यालयों में हो रहा है। इसी प्रकार के विद्यालय प्रदेश सरकार भी चलाती है, उनका नाम सर्वोदय विद्यालय है। 9 विद्यालय जनजाति परिवार के बच्चों के लिए हैं, 4 विद्यालय और अभी निर्माणाधीन हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है, इस पे मैं चर्चा भी चाहूँगा ज़रूर हो। जब भी हम समाज कल्याण की बात करते हैं पूरी दुनिया में, तो 2 मॉडल रहे, एक सेग्रीगेशन का मॉडल रहा और एक एसिमिलेशन का मॉडल रहा। जैसे कि हमने एक विद्यालय बना दिया जहाँ पे केवल जनजातीय समाज के बच्चे पढ़ेंगे। सरकार की बजटिंग के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एक ही प्रकार के बच्चों को एक ही विद्यालय में 500 बच्चों को रख दिया जाए तो ये जुड़ाव के लिए, एसिमिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे विद्यालय कुल मिला के अब 119 हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए हैं, जनजाति के लिए हैं, विमुक्त जातियों के लिए भी हैं। तो उनके पूरे कोटे की व्यवस्था को हम लोगों ने चेंज कर दिया, जिसमें कि सामान्य वर्ग किंतु आर्थिक रूप से पिछड़ा उसमें होना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी, विमुक्त जाति सबको हर स्कूल में हमने वितरित कर दिया, जिससे कि सेग्रीगेशन नहीं, एसिमिलेशन की तरफ हमको जाना चाहिए। क्योंकि जहां हम एक ही साथ एक समूह को रख देते हैं तो उनके मन में कई प्रकार की कुंठाएं आती हैं, कुछ मन में गलत भाव आने शुरू हो जाते हैं और जुड़ाव कमजोर हो जाता है। ये इस पे एकल भारत का क्या अनुभव है, एकल विद्यालय के हमारे संचालक मित्रों क्या अनुभव। मैं अभी भाई साहब से ही पूछ रहा था कि जैसे कश्मीर में आपने बताया हमारे विद्यालय हैं, तो भाई साहब ने बताया कि कश्मीर में हम उर्दू में बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि वो उनकी मातृभाषा है, और साथ साथ वहाँ पे केवल वनवासी या जनजाति बच्चे नहीं हैं, वहाँ पे सभी वर्गों के, मुस्लिम वर्ग ज़्यादा वहाँ पे है तो वो बच्चे भी आते हैं। तो पुनः ये सबको साथ लेके चलने वाली, सबका साथ सबका विकास, एसिमिलेशन वाली नीति होगी। एक और नीति बहुत महत्वपूर्ण है, वो बता के अपनी बात में रुकूंगा।
मोदी जी ने अनुभव किया कि जैसा आज का आंदोलन भी है कि जनजाति में या अनुसूचित जाति में सब कैटेगरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा अनुभव किया गया कि 70 साल आज़ादी को हो गए, उस समय की बात है, लेकिन बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो विकास अन्य समूह की तुलना में नहीं कर पा रहे। तो कुछ जनजातियों को चिन्हित किया गया, उनका एक नाम रखा गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। तो पीवीटीजी के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई गई। मूल रूप से उन गांवों को पूरी तरीके से सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की ओर उनको बढ़ने में ताकत देना है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही छोटा समूह है ये, बुक्सा एक जनजाति है जो कि उत्तराखंड में मूल रूप से पाई जाती है, किंतु बिजनौर जिले में भी बहुत ही कम 800 या 850 लोग हैं, मतलब करीब 100-125 परिवार मुश्किल से होंगे। तो वो पीवीटीजी योजना के तहत आच्छादित हैं और पिछले 3 साल में हम लोगों ने प्रयास किया। छोटा समूह था तो सफलता भी मिल गई। प्रत्येक परिवार को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, हर एक परिवार को, व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था मिल चुकी, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 100% एनरोलमेंट बुक्सा जनजाति के बच्चों का वहाँ पे है। तो मुझे बहुत अच्छी अप्रोच लगी इस तरह की कि जो पिछड़े में भी सबसे पिछड़े हो गए उनको हम कुछ सैचुरेट करते हैं, पूरी तरीके से आच्छादित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं। योजनाएं और बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ी व्यापक योजनाएं ये 2 हैं जो आपके समक्ष में रखना चाहता था। जी, अभी आपने कहा कि एकल अभियान या एकल विद्यालय सिर्फ शिक्षा पे फोकस नहीं करता है, वो संस्कार में भी फोकस करता है। चाहे बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना, उनको मंत्र का उच्चारण सब सिखाता है। लेकिन दुर्वेश जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आज की जो यूथ है, स्पेशली हम सिटीज़ में देखें तो यहाँ पे अगर हमें बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो या कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन करना हो, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके मतलब महंगे महंगे जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जाके पैसे खर्च करते हैं और कुछ देर के लिए मज़े करके आते हैं। लेकिन ऐसा क्या आपको लगता है कि अगर जो यूथ है वो इन सब की जगह कहीं गांव में जाए और वहाँ पे जाकर अपना बर्थडे या अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट करे, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सोम्या जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो कल्चर है, फॉर एग्जांपल आज ज़्यादातर यूथ जो इंडिया का है वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है। आपने जो क्लब की बात किया, ये केक कटिंग की, ये सेलिब्रेशन की बात किया, ये कल्चर है जो कि हमने वेस्टर्न से, अमेरिका से या बाहर के देशों से कॉपी किया हुआ है। अगर आप इंडियन कल्चर को लेके चलें तो इंडियन कल्चर जो बिल्ड होता है वो बचपन से बिल्ड होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम ये संस्कार दें जो कि आज एकल कर रहा है, अगर ये संस्कार हम बचपन से उसको सिखाएं कि आपको अपने बर्थडे पे या कोई भी सेलिब्रेशन पे आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीखेगा और उसके संस्कारों में जब वो बड़ा होगा तो भी ये चीज़ फॉलो करेगा। तो आएगा जो एकल चीज़ें कर रहा है या फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उससे देश का बहुत उद्धार हो रहा है। और यही कल्चर हम अगर यूथ में डालें, बचपन से सिखाएं, तो देश बहुत तरक्की करेगा। और जैसी आज सरकार डबल इंजन की है, वैसी अगर आज एकल और सरकार मिल जाए तो डबल इंजन की सोसाइटी भी बन सकती है, समाज बन सकता है। जी, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि यूथ को हम संस्कार से जोड़े कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। आज जितने भी फॉर एग्जांपल जो कंटेंट है, आप देखो मेरे दिमाग में आज अगर थॉट कोई आएगा वो कहाँ से आएगा, जब मैं कंटेंट कंज्यूम करूंगा, राइट। तो आज जितना भी सोशल मीडिया पे कंटेंट है वो इस तरीके का बन रहा है जिससे हमारा यूथ जो है वो वैसे ही डायरेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा कंटेंट क्रिएट करने लग जाएं या फिर हम अपने इन्फ्लुएंसर को या जितने भी देश के बड़े लोग हैं जिनको जनता फॉलो करती है, अगर हम उनसे बोलें या फिर ये प्रमोशन करें कि ऐसा आप कंटेंट करो या ऐसा आप कंटेंट क्रिएट करो, तो जो देश देखेगा वैसा ही वो अपना अंदर का कल्चर बिल्ड करेगा। तो आई गेस कल्चर चेंज होगा जो कंज्यूम करते हैं उससे, तो कंज्यूमेबल जो चीज़ है वो चेंज करनी होगी, सो देश बदल जाएगा उससे। जी, असीम जी, जैसे कि हमारे पास हम कोई भी कॉलेजेस में भी एडमिशन लेने जाते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन है SC ST के लिए, तो ये मतलब रिजर्वेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने ये देखा है कि SC ST मतलब हमारा जो SC ST समूह है हमारा, उनका ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके कई कारण हैं और बच्चों के ड्रॉप आउट रेट को जब स्टडी किया था तो अलग अलग कारण मिलते हैं। इसको हल करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया था
और उसमें एक मानक रखा गया था कि किसी भी बच्चे को घर से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े प्राइमरी शिक्षा के लिए, जिसके तहत बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे विद्यालय खोले गए। उसका परिणाम अच्छा हुआ। लेकिन अब 5वीं के बाद में बच्चे जब छठी कक्षा में आते हैं और अब विद्यालय अगर 5 किलोमीटर दूर है तो ड्रॉप आउट रेट शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे 10वीं करते हैं, 11वीं में आने का समय आता है तो ड्रॉप आउट रेट शुरू हो जाते हैं। खासकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट रेट बहुत तेज गिरते हैं उस समय। इसको हल करने के लिए एक योजना सरकार ने तैयार की, कस्तूरबा गांधी विद्यालय नाम से, ये समझते हुए कि और वो ऐसी ही बच्चियों के लिए है जो ड्रॉप आउट हो गए। बच्चियां होशियार हैं लेकिन माता पिता ने सोचा कि अब 5 किलोमीटर दूर पैदल भेजेंगे तो ठीक नहीं है, साइकिल है नहीं, बस या टेम्पो है नहीं, तो फिर तुम घर बैठो। तो नहीं, घर नहीं बैठो, उन बच्चियों को हम लोग कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जरिए, बहुत अच्छी वो आवासीय विद्यालय है, बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ बच्चियाँ हमारी प्राप्त करती हैं और आगे एक्सेल करके आगे बढ़ती हैं। जो कॉलेज के ड्रॉप आउट रेट्स हैं, मैंने अध्ययन नहीं किया, मैं उसके ऊपर अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मुझे आंकड़े का अध्ययन करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या भी है और उसका हल भी है। समस्या ये, पुराने समय से अगर देखें, आज से 80 आज़ादी से पहले, तो जब बच्चे गाँव से निकल करके पढ़ाई करने के लिए आते थे, मान लीजिए कोई बीए में एडमिशन लिया किसी ने, तो बहुत ही गरीबी से बच्चे निकल करके आते थे, लेकिन उनको हॉस्टल नहीं मिल पाता था, या अगर मकान किराए पे लें तो बहुत महंगे मकान किराए पे होते थे, छुआछूत होती थी तो लोग किराए पे मकान नहीं देते थे। उसको हल करने के लिए उस जमाने में, आज से 100 साल पहले और पहले की बात हुई, जब शुरू हुए तो ऐसे जगह जगह छात्रावास छोटे बड़े बने। आज भी ऐसे छात्रावास हैं जिनको सरकार थोड़ा सा अनुदान देती है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके अनुदान को बढ़ाएं, उनको और अच्छे से सींचें। लेकिन ये भी बहुत खुशी की बात है, उस जमाने में जहां एक और इतना भेदभाव था, छुआछूत थी कि किसी अनुसूचित वर्ग या उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस बोलते थे, बच्चों को कमरा नहीं मिल सकता था, लेकिन वहीं पे ये जो छात्रावास बने वो सर्व समाज ने बनाया। ऐसा नहीं कि केवल अनुसूचित जाति के लोगों ने चंदा किया होगा, वो जमीन किसी जमींदार ने दी, उसकी बिल्डिंग किसी ने बना दी, किसी ने संचालन किया, और ऐसे करके ये छात्रावास आगे बढ़े। आज भी ऐसे छात्रावास हम बड़ी संख्या में हैं, 251 छात्रावास संचालित हैं सरकार के, करीब 550 अनुदानित छात्रावास हैं। इनको लगातार हम लोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, एक योजना उन्होंने बनाई, बाबू जगजीवन राम अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास योजना। उसके तहत हर ब्लॉक तक, विकास खंड तक एक बेटियों का छात्रावास, एक बेटों का छात्रावास बनाने का संकल्प पूरे देश में है और उस पर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। ये छात्रावास अलग से भी सरकारी जमीन पे बनते हैं और विद्यालयों की जमीन पे भी बन सकते हैं, विश्वविद्यालयों की जमीन पे भी बन जाते हैं, तो फिर वो उस विश्वविद्यालय का या उस विद्यालय का हिस्सा बन जाते हैं और बच्चे वहां पे उसका उपयोग कर पाते हैं। तो मूल रूप से ये ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए या शिक्षा को और मजबूत करने के लिए योजना है। सबसे बड़ी योजना खैर छात्रवृत्ति की या शुल्क प्रतिपूर्ति की है, उस पर बहुत बड़ा काम होता है। हम लोग करीब 55 लाख बच्चों को, सभी वर्गों को मिला लें तो हर साल छात्रवृत्ति देते हैं। उसमें काफ़ी सारे हम लोगों ने नियम सुधारे इस साल एक ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई है, जिससे कि छात्रवृत्ति से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको हम लोग हल कर पाएँ। और जैसे पासपोर्ट ऑफिस ने अपने आप को रिफॉर्म किया है, रेलवे टिकटिंग ने 20 साल में अपने आप को रिफॉर्म किया, उस तरीके से स्कॉलरशिप की व्यवस्था को भी हम लोग अगले 3 महीने में पूरी तरह रिफॉर्म करेंगे और अगला जब करिकुलम ईयर आएगा तो हम पूरी तरह एक नई व्यवस्था लेके आएंगे। अभी आपने बात की छात्रावास के बारे में, उससे मेरे ध्यान में आया भागीदारी भवन के बारे में। अब भागीदारी भवन, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले थोड़ा रिसर्च करी थी, मुझे भी उसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला। तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको शायद भागीदारी भवन के बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ बताइए कि भागीदारी भवन है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जरूर। सरकार बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं संचालित करती है। उसकी सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग। वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, सभी के लिए फ्री है, वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, और साथ साथ अब ऑनलाइन ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड में ये कोचिंग आ चुकी हैं।
तहसील लेवल तक हम खोल चुके हैं, अब ब्लॉक लेवल तक भी हम लोग कोचिंग खोल रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या में बच्चों का चयन 12वीं के बाद IIT JEE में हो रहा है। इस साल से हम लोग फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी शुरू कर रहे हैं। जो ग्रेजुएशन के बाद के परीक्षाएं हैं, जैसे IAS PCS की परीक्षा है, PCS J की परीक्षा है, उनकी तैयारियां भी हम लोग कराते हैं। ये पूरे व्यापक तौर पे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, हर तहसील में पहुंच चुका है। लेकिन 8 ऐसी कोचिंग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, भौगोलिक रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में है, जहां पे आवासीय व्यवस्था है। बच्चों की चयन परीक्षा होती है, बच्चे उसमें सिलेक्ट किए जाते हैं। 2 कोचिंग लड़कियों के लिए हैं, 6 कोचिंग लड़कों की हैं। और वहाँ पे अभी तक हम लोग IAS PCS के हिसाब से ट्रेनिंग कराते थे, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि सभी बच्चे तो IAS निकाल नहीं पाएंगे, तो उनको अगली परीक्षा के लिए भी प्लान B के हिसाब से भी उनको बैंकिंग के लिए भी तैयार करते हैं। तैयारी लगभग एक ही होती है, लेकिन उस हिसाब से उनको कुछ प्रैक्टिस भी कराते हैं। जिस भागीदारी भवन की आपने बात की, वो लखनऊ के बिल्कुल केंद्र में स्थित एक कोचिंग है। 300 बच्चे ये लड़कों के लिए है, यहाँ पे रहते भी हैं और कोचिंग भी प्राप्त करते हैं, और बहुत अच्छा चयन हो रहा है। पिछले 3 सालों में थोड़ी सी हम लोगों ने व्यवस्थाओं को जब ठीक किया, तो 3 सालों में IAS और IAS अलाइड ग्रुप पे मिला करके करीब 125 बच्चों का सिलेक्शन सारी कोचिंग्स मिला के हमारा हो चुका है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हर राज्य अपनी इस तरह की कोचिंग चलाता है बच्चों को बढ़ाने के लिए, लेकिन जितना व्यापक चयन अपना उत्तर प्रदेश में हुआ है पिछले 3 साल में, रिकॉर्ड है। कभी इतने बच्चों का एक साथ सिलेक्शन नहीं हुआ। और योगी जी इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बोलते हैं चेन रिएक्शन है, क्योंकि जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं फिर हम उन्हीं को दोबारा प्रोत्साहित करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ। यानी अब वो किसी सरकारी पद पे पहुंच गए, अब वो वीडियो बनाते हैं, देते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, कभी मेंटरिंग करते हैं और अगले पीढ़ी को तैयार करते हैं। फिर ये सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर ये उस काम में जुड़ जाते हैं, जो कि कोई भी और कोचिंग नहीं कर सकती। बाकी कोचिंग में जो चयनित अभ्यर्थी है वो नहीं आ सकता, जो बहुत अच्छा था और चयन से छूट गया वो आ जाता है। तो हो सकता है ये ज्यादा अच्छा हो, लेकिन जिसने एग्जाम पास कर लिया उसकी लेजिटिमेसी, उसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चे हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग के लिए आते हैं। सर हमारे पास ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन है, शायद नीरज सर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एकल प्रणाम जी आपको, असीम अरुण जी। मेरे को बड़ी खुशी है कि एक पढ़े लिखे इंसान के साथ हम आज अपनी बात करने जा रहे हैं। पीछे चर्चा का विषय बड़ा रहा संविधान संविधान संविधान। तो संविधान बेसिकली जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक संविधान बनाया था बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, हमें उसको भी जानने की जरूरत है उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा था, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हम जब गांव के अंदर जाते हैं तो वहां देखने को क्या मिला। वहां एक चर्च था, चर्च के अंदर एक सफाई कर्मचारी अनुसूचित जाति का था जो वहां सफाई करता था। उसने वहां के फादर को बोला कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी ऐसा है, अगर आप धर्म परिवर्तन कर लो तो पढ़ा सकते हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपने बच्चे को पढ़वाया वहां पे। वो बच्चा लंदन का माना हुआ डॉक्टर बना बाद में आके। अब वो बच्चा ही गांव में प्रचार प्रसार के लिए आता है। उसका नाम बताया जाता है कि अगर मेरे पापा यहाँ ऐसे होते, फादर मेरे ऐसे होते तो मैं लाइट हो रहे होते। मैंने धर्म परिवर्तन किया तो अब मैं बदल गया। क्या कोई धर्म परिवर्तन पे भी हमारा कोई कानून बन रहा है कि हम धर्म परिवर्तन रोकने के ऊपर काम करें? क्योंकि हमारी जो अनुसूचित जनजाति है ये हमारे देश का बहुत बड़ा आधार है। अगर ये धर्म परिवर्तन करेगी तो कैसे हम आगे बच पाएंगे? इस पे अपना विचार दें प्लीज। आपने जहां संविधान की बात की उसी में आपके सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है। और हमारा संविधान हमको धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप देता है। सिद्धांत अगर बात करें तो मैं आप हम सब स्वतंत्र हैं, जो धर्म अच्छा लगता है हम उसकी ओर जा सकते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने स्वयं किया, हिंदू धर्म में पैदा हुए किंतु उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वो स्वतंत्र थे अपना धर्म चुनने के लिए। ये सिद्धांत था। लेकिन इसके साथ साथ एक कानून और है जो किसी को लोभ, लालच, प्रभाव, दंड, धमकी दे करके धार्मिक परिवर्तन कराने की कोशिश की जाती है,
या सफलतापूर्वक कराया जाता है, वो अपने आप में एक अपराध है। तो जहाँ पे कोई स्वतंत्र मन से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो संविधान उसको इस चीज का अधिकार देता है। एक आधुनिक राज्य की ये निशानी है। लेकिन हमारे आधुनिक राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके अपना रहे हैं और वो अपराध की श्रेणी में आते भी हैं। क्योंकि मैंने पुलिस की वर्दी में 28 साल सेवा की है तो बहुत सारे ऐसे मामले भी मैंने देखे। जब शिकायतें आती थी तो कई बार शिकायत सही भी नहीं निकलती थी और कई बार शिकायतें वाकई में सही भी निकलती थी और उसके लिए वैसी कानूनी कार्रवाई की गई। तो हमको ये एक मतलब पूरी तरीके से कानूनी विषय के रूप में भी इसको देखा सकता है जैसा मैंने कहा, लेकिन ये सामाजिक विषय ज्यादा व्यापक तौर पे है और ऐसा हमको कोई भी कार्य सरकार के रूप में, समाज के रूप में नहीं होने देना चाहिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं या मेरा जनजातीय धर्म है, ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को ना हिंदू बोलते हैं, ना क्रिश्चियन बोलते हैं, ना मुस्लिम बोलते हैं, वो अपनी ही उनकी एक आस्था की पद्धति है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी आस्था की पद्धति को अपनाओ, लेकिन कोई भी अगर उसको दबाव डाल रहा है, धमकी दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है तो वो गलत है। उसको हम लोग को सामाजिक रूप से भी रोकना है और कानूनी रूप से तो रोकना ही है उसको। नमस्कार, मेरा एक प्रश्न है आपसे। 2011 में केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने ये आंकड़ा दिया था कि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में 4147 जातियां थी जो 2011 में बढ़कर 46 लाख हो गई। महाराष्ट्र में 490 जातियां थीं जो 4,28,677 हो गई। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा जातियां हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। साथ में केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि यह जनगणना जो हुई थी वो विसंगतियों से भरी हुई थी। अभी पिछले 1 दशक से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्रीमी लेयर को लेकर फैसला आया है वो भी इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्या भारत में सही मायने में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं? मैं इसका विस्तृत जवाब दे सकता हूं, पर क्या ये इस कार्यक्रम की परिधि में है तो मैं दूं, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग कॉफी पे इस पे चर्चा कर लेंगे। नहीं, मैं दे सकता हूं जवाब, पर मेरे ख्याल से शायद इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर होगा ये। अगर अनुमति हो तो मैं जवाब दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक, तो मैं देता हूं जवाब। देखिए है ना, ठीक। 1931 में जो अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराई थी वो कैसे हुई, क्या हुई, ये तो मेरे पास इसका अध्ययन नहीं है, ना ही कोई आज बता सकता। लेकिन उसके जरिए उन्होंने लोगों से पूछा होगा कि आपकी जाति क्या है और उन्होंने एक सेंसस ऐसा किया और अंतिम जातिगत सेंसस था भी वही। 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC 2011 जिसको बोलते हैं, ये कराया गया यूपीए गवर्नमेंट द्वारा। उन्होंने जो नॉर्मल सेंसस होता है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट में वो ना करा करके इसको एक रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के रूप में इसको या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में इसको किया। तकनीकी रूप से बड़ा अच्छा था, टैब इस्तेमाल हो रही थी, सॉफ्टवेयर था, ये सब चीजें उन्होंने की। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें थी और अभी आप समझ जाएंगे कि अगर मान लीजिए हम और आप चलते हैं एक गांव में या एक मोहल्ले में जातिगत जनगणना करने के लिए, तो किसी परिवार से हम पूछें कि आपकी जाति क्या है, हम जनगणना करने आए हैं, ठीक है, लीगली हम पूछ सकते हैं, तो हम किस बात को सही मानेंगे? सबसे पुख्ता चीज होगी कि उस परिवार के पास एक कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र मुश्किल से 2 या 3% लोगों के जारी हैं, बाकी लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी है ही नहीं। तो अगर उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा उसका स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन। जब 2011 का जो SECC हुआ, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन पे बहुत ज्यादा लोगों ने अपने आप को OBC, SC, ST बता दिया। ये मैं पुष्ट बात नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने सुना है, इसलिए क्योंकि मैं माइक से बोल रहा हूं, इस बात को समझना होगा। लेकिन मैं इस बात को समझ सकता हूं, अगर हम और आप आज भी एक सर्वे करने चलें तो बहुत ज्यादा लोग सेल्फ डिक्लेरेशन में अपने आप को OBC, SC, ST घोषित कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस घोषणा से मुझे फायदा मिलने वाला है, मैंने अपने आप को ST बता दिया और मुझको इसका फायदा मिल जाएगा।
जिसकी वजह से जातिगत गणना इन प्रिंसिपल कोई गलत बात नहीं लगती है, क्योंकि कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो संख्या पहले गिनती करो, लेकिन गिनती करो कैसे? जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं ये तो एक है, इसके बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन है। और 2011 में एक बार ये असफल प्रयास हो चुका, और मेरे पास तो फिलहाल कोई उपाय नहीं दिखता है जिससे कि हम रिलायबल आंकड़ा इकट्ठा कर पाए कि जातिगत मतगणना या जातिगत गणना हो सके। ये थोड़ा टेक्निकल सा विषय है, बट व्यावहारिक रूप से स्थिति इसकी है। शायद जवाब आपका मैं दे पाया हूं। भाई साहब, एक और प्रश्न था। मेरा परिचय महेंद्र लालिका जी से हुआ, जो पूर्व में डायरेक्टर जनरल थे CBCID के। उन्होंने आपके पिताजी के विषय में बहुत बताया था, कितना साधारण सिंपल जीवन उन्होंने जिया। और युवा होने के नाते कई बार कई कार्यक्रमों में आपको भी हमने देखा, आज भी आप अपने प्राइवेट वाहन से ही चलते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं। सर्विस में भी जितना हम लोग आपको देख पाए पढ़ पाए, कोई प्रोटोकॉल उस तरीके का आप नहीं लेते थे, जबकि इस विभाग को ही जाना जाता है कि प्रोटोकॉल और युवा इसी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो लेगेसी आपकी पूरी सिंप्लिसिटी की चल रही है, उसको आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं? तो वो हम अधिकांश यहाँ पे युवा हैं, तो उनको वो बताएं कि उसका महत्व क्या है और इसको आप कैसे मैनेज करते हैं। मैं अपने आप को बहुत स्टाइलिश मान के चलता हूँ। वो तो है जी। आप तो मेरी हवा निकाल दे रहे हैं बिल्कुल। नहीं, इसमें देखिए, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल का मतलब कोई लिखित आदेश निर्देश, ऐसा कहीं कोई रिटन निर्देश लिखित प्रोटोकॉल है ही नहीं कि किसके साथ कितनी गाड़ियां चलनी चाहिए, इस तरह की बातें। लेकिन ये बहुत हमारे समाज की मूल समस्या है। हम लोग सीढ़ी में, हायरार्की में बहुत विश्वास रखते हैं, और मैं अपनी स्व आलोचना करूं तो या तो मैं आपके पैर छूऊंगा या आप मेरे पैर छुएंगे। हम दोनों एक दूसरे के पैर नहीं छू रहे हैं, ये हमारे सिस्टम में स्वीकार्य नहीं है। संघ हमको इसके विपरीत सिखाता है। संघ हमको पैर छूने से पूरी तरह नहीं रोकता है, माता पिता के लिए कहता है, लेकिन बाकी रोकता है। जातिगत नाम को दूर करता है, केवल जी लगा करके बड़ा भी संबोधित करता है, छोटा भी संबोधित करता है। तो संघ की परंपराएं हमको इस प्रोटोकॉल से, इस हायरार्की से दूर लेकर के जाती हैं। लेकिन ये हायरार्की इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में, DNA में घुसी हुई है कि कोई सरकारी अधिकारी, जैसे मैं पुलिस में था, मैं फोन करूं अगर मान लीजिए दिल्ली में किसी अधिकारी को, तो मेरा नाम पूछेगा, मेरी सर्विस पूछेगा और मेरा बैच भी पूछेगा। उसका टेलीफोन ऑपरेटर, क्योंकि वो अपने साहब को बताएगा कि इनका फोन है इस बैच के 1994, तो अगर वो 1993 के होंगे तो मुझे सर बोलना है, और अगर वो 95 के होंगे तो वो मुझे सर बोलेंगे। 1 साल की सीनियरिटी में भी ये नहीं हो सकता कि सरकारी अधिकारी आपस में एक दूसरे को बराबरी से बात करें। सर या मैडम करना अनिवार्य है। ये हायरार्की, ये जो क्रमबद्धता है, सीढ़ी है, मुझे लगता है ये हमारी वर्ण व्यवस्था से हमको विरासत में मिली है। 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण के अंदर भी अगर ब्राह्मण में देखो तो उसमें भी उपवर्गीकरण है, उसमें भी किसी ने ज्यादा पढ़ाई तथाकथित की है तो वो और ऊपर है, कोई नीचे है। अनुसूचित जनजाति में देखिए तो वहां भी उपवर्गीकरण है। अनुसूचित जाति में भी कुछ लोग अनुसूचित जाति में रहते हुए अपने से एक नीचे का भी एक कॉलम खोले कि हम इनके हाथ का पानी नहीं पीते हैं। ऐसी परंपराएं पूर्व में थी। ये बहुत बहुत गंभीर विषय है और इसको हम लोग को जड़ से निकालने के लिए काम करना चाहिए। हायरार्की, ये क्रमबद्धता, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। जब हम टोल पे, हाईवे पे चलते हैं तो आपको बड़े बड़े बोर्ड मिलते हैं कि ये लोग टोल से एग्जेम्प्टेड हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, कभी उस सड़क पे नहीं आने वाले, लेकिन उनका एग्जेम्प्टेड वहां पे लिखा होता है। करीब 40 लोगों की सूची होती है। मुझे लगता है ये सूचियां हटनी चाहिए और सबको टोल देना चाहिए। मैं सरकारी काम से जा रहा हूं तो मैं टोल दूंगा, सरकार से अपने टीए में उसको क्लेम कर लूंगा। अन्यथा हम सबको जितनी भी ऐसी निशानियां इस क्रमबद्धता की, हायरार्की की हैं, उनको हमको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। बहुत से देश कर चुके हैं इस काम को और तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग, मुझे लगता है कि इस काम में थोड़ा से छूट गए हैं, क्योंकि आपने मेरे ना पसंद का विषय आपने रख दिया।
जैसे पहले गाड़ियों पे बत्तियां लगाने की एक परंपरा थी, बाकायदा लिखित था कि लाल बत्ती पॉलिटिशियन लगाएंगे, नीली बत्ती ब्यूरोक्रेट्स लगाएंगे वगैरह वगैरह। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि नहीं, ये बत्तियां किसी हायरार्की का, क्रमबद्धता का प्रतीक नहीं होना चाहिए, और बत्ती तो केवल इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, और उन्हें चौथी एजेंसी और परिभाषित की, सैल्वेज एजेंसी, यानी क्रेन वगैरह जो किसी आपदा में जाती हैं, 4 एजेंसी ही लगा सकती हैं। और बत्तियां सबकी हट गई, लेकिन जो पॉलिटिशियन मंत्री थे उनके आगे पीछे एस्कॉर्ट जो चलता है, अब वो बत्ती जलाता रहता है, बीच में मंत्री गाड़ी में बत्ती नहीं है लेकिन आगे पीछे बत्ती, क्योंकि उस बत्ती के बिना हम असहज हैं ना। क्योंकि जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो हम, मेरी गाड़ी किसी से थोड़ी अलग क्यों नहीं है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी गाड़ी थोड़ी अलग सी है। ये हमारी बीमारी है। बत्ती हट गई तो आप अब देखिए, अब सभी अधिकारियों ने झंडे लगा लिए, है ना। पुलिस में तो फिर भी नियम है, लेकिन आईएएस में कोई नियम नहीं है, लेकिन वो प्रमुख सचिव फला फला करके सबने लाल रंग का झंडा लगा लिया, तो बत्ती तंत्र खत्म हुआ तो झंडी तंत्र आ गया। तो इस तंत्र को हम लोग को बहुत योजनाबद्ध तरीके से निकालना होगा। जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे, हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। मैं अधिकारी के रूप में याद करता हूँ, कोई बैठक होती है अधिकारियों की, तो अगर मैं एसपी हूँ, मेरे साथ डीएम है, डीएम एक ऊंची सी कुर्सी बैठ गया, मुझे सामान्य कुर्सी मिल गई, तो फिर उस मीटिंग में मेरा ध्यान अब उस मीटिंग के कंटेंट पे नहीं है, मेरा ध्यान है मैं इसकी कुर्सी कैसे खींचूं। तो अब, लेकिन तब मैं नहीं ऐसा कर सकता। अब मैं जहां भी मीटिंग में जाता हूं तो जहां वो सिंहासन वाली कुर्सियां होती हैं तौली में बोलता हूँ ये सब हटाओ, सारी कुर्सियां एक बराबर लगाओ, तब ठीक होगा, जो आपने आज नहीं किया है। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो हमको ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये हमारे मन के भाव को लेकर के आते हैं। हमको सबको मिल के इसको दूर करना चाहिए। अंत में मुझे बहुत हंसी भी आती है, कुछ कभी कभी यूट्यूब पे मेरा वीडियो मैं स्वयं डालता हूँ, कोई और डालता है। जो मेरा सबसे ज्यादा सीन यूट्यूब वीडियो है वो 5.5 मिलियन व्यूज का है, जिसमें मैं नहीं ताली वाली बात नहीं है, उसमें मेरी शक्ल है ही नहीं उसमें। और उसमें मैं पुलिस कमिश्नर कानपुर था तब का, एक लॉकडाउन, उस समय जो सेमी लॉकडाउन था, उसका वीडियो है कि गाड़ी मेरी जा रही है, पीछे एक एस्कॉर्ट है, रात का समय है, और एक सब इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही सैल्यूट कर रहे हैं, और उसमें है कि पुलिस कमिश्नर का जलवा देखो, कुछ ऐसे करके। तो मुझे इतनी शर्म आती है उसको देख करके। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर बच्चे मौजूद हैं वो भी देखिए, तो आपको सबसे ज्यादा एस्पिरेंट की वीडियो यही मिलते हैं, ग्रैंड एंट्री डीएम, ग्रैंड एंट्री एसपी, और गाड़ी से उतर रहे हैं, कोई दौड़ के दरवाजा खोल रहा है, फिर सैल्यूट पढ़ रहे हैं। ये कितनी गलत चीज है ना। हम इसलिए थोड़ी डीएम बने, इसलिए थोड़ी एसपी बने, इसलिए थोड़ी मिनिस्टर बने कि हमें ज्यादा सैल्यूट पढ़ेंगे। हम तो इसलिए बने हैं, ये हमको इसलिए बनाया गया कि काम करके दो, सैल्यूट तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए इसके ऊपर। और शायद मैं विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं विषय के बिल्कुल मूल में जा रहा हूं। जब हम समावेश की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मन से इसको स्वीकार करें कि ये क्रमबद्धता, हायरार्की, ये गलत है, इसको बराबरी के भाव के साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है जिस गंभीरता के साथ, जिस योजना के साथ संघ इसको कर चुका है, हमको सीधे सीधे सभी लोग को जो संघ से नहीं जुड़े हैं उनको इसको फॉलो करना चाहिए, हमारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सर, ये पैनल खत्म करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। जो जैसे मैंने कहा, एकल अभियान और आपकी मिनिस्ट्री जो है वो साथ साथ समाज कल्याण और भारत के पिछड़े वर्गों, पिछड़े जो गांव है उनका कल्याण करने के लिए काम कर रही है। तो मैं ये पूरे एकल अभियान की तरफ से कहना चाहूँगी कि अगर आपके मिनिस्ट्री में कभी भी ऐसी कुछ ज़रूरत पड़े जिसमें हम एकल अभियान से समाज उत्थान के लिए काम कर सके, तो प्लीज़ हमें अपने ध्यान में रखिएगा। एक सुझाव देता हूं मैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अभी तक मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग जो है वो हमने कोई बहुत ही दूरस्थ स्थान पे नहीं खोली, तो कहीं एक बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे चल के खोलते हैं, जहां बच्चे भी उपलब्ध हों, या कहीं सोनभद्र में बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में चल के खोलते हैं, दुद्धी में खोलते हैं, जुगैल में खोलते हैं, किसी ऐसी जगह चल के एक खोलते हैं जहां पे, लेकिन कम से कम 50-60 बच्चे ऐसे हों जो मतलब
कॉलेज वाले बच्चों की कोचिंग तो खोलना शायद ठीक नहीं होगा। जो 12वीं के बच्चे हैं या 11वीं के बच्चे हैं जो आईटी के लिए, मेडिकल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए कोचिंग हम लोग खोलते हैं मिल करके, कुछ बच्चों का भला होगा। एक प्रारंभिक छोटा सा योगदान हम लोग कर सकते हैं, बाकी तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहले इस पे शुरू करते हैं, बाकी और चर्चा करते हैं। Rimjham Sports presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus.